Assalamu alaikum viewers. This lecture is from topic 213 to 222, starting from gathering data. अब डाटा को गैदर किस तरह से किया जाए, डाटा इकट्ठा किस तरह से किया जा सकता है, इसके वेरियस सोर्सेज हैं। ठीक है, देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर गैदरिंग डाटा। अब कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं टू गैदर द डाटा? आप रिफ्लेक्टिव जर्नल यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज जिस तरह से होते हैं, पोर्टफोलियो हो सकते हैं, आप इटसेल्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। जो आपका स्टडी सैंपल है, आप उन लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चनियर्स होते हैं कि रिटर्न पेज 1 पेजर 2 पेजर आपने क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपने वो क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करके आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च पर्पस। देन केस स्टडीज हो सकती हैं, चेक लिस्ट हो सकती है। केस स्टडी मैं आपको एक सिंगल एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, उसने कोई ऑपरेशन किया है, तो अब उसने उस पेशेंट का जो ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन में जो उसको फ्लॉस नजर आए, जो प्रोस एंड कॉन्स नजर आए, या फिर जो अप्स एंड डाउन्स हुई, वो तमाम केस अगर वो प्रेजेंट करता है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड केस स्टडीज। एक पेशेंट को लेकर आपने उसकी एक रिपोर्ट रेडी कर ली, दैट इज केस स्टडीज। अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके 1 बाय 1 केस स्टडीज अगर कलेक्ट या क्यों कहें कलेक्शन ऑफ केस स्टडीज इज कॉल्ड केस सीरीज। तो ये सब है, आप इनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइडलाइन फॉर एनालाइजिंग डाटा। डाटा को एनालाइज करना है अगर आपने, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। डूज में क्या, आपने एक सिस्टम डिजाइन करना है फॉर एनालाइजिंग योर डाटा। देन आपने थीम या पैटर्न जो है, जो उस डाटा में से इमर्ज होगा, आपने उसको कैटरफॉल करना है। देन शेयर योर फाइंडिंग्स विद द कोलीग, आपकी जो फाइंडिंग्स आएगी आपने उसको कोलीग्स के साथ शेयर करना है। देन व्हाट आर द डोंट्स व्हाइल यू एनालाइजिंग द डाटा। जब आप डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसे होते हैं कि आपका डाटा इनकम्प्लीट है, या फिर कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन सपोज आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें से वो इनकम्प्लीटली फिल थे, आप उसको हिंडर कर दें, तो आप उसको इग्नोर करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट योर प्रीवियस assumptions गाइड योर एनालिसिस। और उसके अलावा आपके प्रीवियस assumption के अगर आप ये सोचते थे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और होगी, आप उस assumption को फॉलो करते हुए उस एनालिसिस करो नहीं करना चाहिए। देन सेंसर द डाटा यू हैव रिकॉर्डेड। देन लुक थ्रू योर डाटा ओनली वंस, कि अगर आप एक ही दफ़ा डाटा को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको बार बार रेपिटेशन करनी है। डाटा को प्रॉपरली मैनेज करके उसके बाद एनालिसिस करना है। देन आप प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने का क्या प्रोसीजर है? क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में आप क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है डाटा। क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। तो प्रोसेस क्या है फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा? राइट कंटिन्यूसली। नंबर 1 कि आप कंटिन्यूसली उस पर रिटर्न वर्क करें। देन अब आपके पास एक चंक ऑफ डाटा आपके पास मौजूद है, आपने क्या करना है, उसमें रिटर्न वर्क कंटिन्यूसली करना है। देन लुक फॉर थीम्स, पैटर्न या बिग आइडिया, जो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव है, आपने उसको माइंड में रखना है, और उसमें से जो चंक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसमें से मेन पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। देन वो जो मेन पॉइंट्स या जो मेन आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ है, आपने उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ड्रॉ इन्फॉर्मेशन टुगेदर, उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है आपने काम की चीजें। देन इंक्लूड सपोर्ट फॉर ईच ऑफ योर थीम्स। फाइनली एक्शन रिसर्च क्या चीज है? इस प्रोसेस, collaboration, improvement, practice and communication। these all are the, हम यूं कह सकते हैं, characteristics हैं, या फिर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो विद इन एक्शन रिसर्च फॉलो किए जाते हैं। देन इंट्रोडक्शन टू अप्रिशिएटिव थ्योरी। व्हाट इज अप्रिशिएटिव थ्योरी? फर्स्ट आपको ये पता हो अप्रिशिएटिव थ्योरी है क्या चीज। It is a study and exploration of what gives life to human system when they function at their best। कि जब human being एक टू द बेस्ट ऑफ देयर एफर्ट अगर वो करते हैं कोई, तो फिर उनकी जो तो इस बेस्ट एफर्ट की बेस पर आप उनको क्या रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, दैट इज अप्रिशिएटिव थ्योरी। मैंने इसकी आसान डेफिनेशन यहाँ पर भी मेंशन की है, ऐड की थी इसमें। A collaborative, strength-based approach to change in organization and other human system। ये collaborative एक बाहमी तौर पर strength based approach है, जो organization में change लाएगी और other human system में change लाने के लिए use की जाती है। This is the appreciative theory। Then what problems do I need to fix to my teaching better? Sorry, ये ऊपर this approach to personal change and organizational change is based on the assumption that questions and dialogue about strengths, successes, values, hopes, आप इसमें ये सब स्टडी कर रहे होते हैं।
Then what works well in my teaching, या what problems do I need to fix to make my teaching better. अगर टीचिंग स्ट्रेटेजी या टीचिंग प्रोफेशन को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ेंगी और कौन सी चीजें हैं जो आपकी टीचिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, उसको इम्प्रूव कर सकती हैं. तो ये 4D साइकिल है अप्रिशिएटिव थ्योरी की. बेसिकली अप्रिशिएटिव साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं, 4D साइकिल ऑफ अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अगर हमने करनी है, नंबर 1 हम उसमें डिस्कवरी करते हैं. ठीक है, अप्रिशिएट व्हाट इज के सबसे पहले डिस्कवर किया कि क्या चीज प्रेजेंट है. देन ड्रीम किया, डिस्कवरी के बाद ड्रीम, इमेजिन व्हाट माइट बी कि क्या है, देन क्या हो सकता है, व्हाट माइट बी. ड्रीम के बाद क्या हो सकता है के बाद अब हम डिजाइन करेंगे क्या होना चाहिए, मौजूद क्या है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट. फाइनली फिर हम क्या कहते हैं, डेस्टिनी, क्रिएट व्हाट विल बी, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, जो हमने डिजाइन कर लिया क्या होना चाहिए. उसके बाद हम डेस्टिनी आउटकम देख रहे हैं कि क्या होगा. ठीक है, दिस इज एफर्मेटिव टॉपिक चॉइस है कि हमने सबसे पहले डिस्कवर कर लिया कि हमने एक टॉपिक तो सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम इसकी ये कंप्लीट साइकिल कंटिन्यू करते हैं. इमेजिन द डिफरेंस. अगेन ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट किया कि व्हाट वर्क्स वेल इन माय टीचिंग, मेरी टीचिंग में कौन सी चीज है जो अच्छी चलेगी, कौन सी चीज अच्छी होगी. एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डू आई नीड टू फिक्स टू माय टीचिंग बेटर, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माय टीचिंग. दिस वाज अ 4D साइकिल ऑफ अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. तो आपकी ये 4D साइकिल एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आप ये ड्रॉ करें या फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दें. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, फिर उस प्रॉब्लम की वजह क्या है, कंडक्ट रूट कॉज एनालिसिस. आप उसकी रूट, उसकी जड़, उसकी वजूहात चेक करेंगे. फिर जब आपको वजह पता चल गई, अब आप उसकी वजह खत्म करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. दैट्स व्हाई ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस आप कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे. जब एनालिसिस हो जाएगा, आपने देख लिया कि इसके कॉजेस को खत्म करना चाहिए, इसके किस तरह से किया जाए, फिर आप डेवलप करेंगे एक्शन प्लान कि कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हैं आप अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर. और इसमें मेटाफर क्या है, टीचिंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम टू सॉल्व. इसका मेटाफर है कि टीचिंग में प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं. ठीक है. देन अप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या चीज होती है, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या है, अप्रिशिएट किया व्हाट इज कि क्या है, व्हाट माइट बी क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए. देन क्रिएट व्हाट विल बी कि क्या होगा. अब इसका मतलब क्या है, टीचिंग इज सॉल्यूशन मास्टरी टू बी इम्प्रेस्ड. अभी यहाँ पर क्या था, टीचिंग में इन्वॉल्व होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन्वॉल्व होता है, जबकि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का मेटाफर है कि टीचिंग इज इटसेल्फ अ सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. ठीक है. देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टेंड्स टू फोकस ऑन, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का फोकस क्या है, मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, चेंजिंग थिंग्स फॉर द बेटर, इम्प्रूवमेंट लाना, एक अच्छे के लिए तब्दीलियां लाना. द लैंग्वेज ऑफ डेफिसिट, करेक्टिंग व्हाट इज रॉन्ग फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, की जो चीज रॉन्ग है उसको राइट की तरफ प्रोसीड करना. यूजिंग आर्टिफिशियल इंक्वायरी. अब ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का फोकस था. अब आर्टिफिशियल अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का क्या फोकस है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स. अब इसमें एग्जांपल क्या है कि एक बिग एक्सपीरियंस ऑफ 5 पॉइंट इन योर टीचिंग है कि अगर आपने एक पॉइंट, आप अपनी टीचिंग में से एक पॉइंट नोट डाउन कर लिया, अब आप उसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टाइम इन योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फील मोस्ट इफेक्टिव एंड एंगेज. तो इस अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में पॉजिटिविटी ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि आपने एक पॉइंट अपनी टीचिंग में से नोट डाउन कर लिया, अब उसको आप पॉजिटिव वे से सोचेंगे. ठीक है. तो व्हेन यू फील मोस्ट इफेक्टिव एंड एंगेज, कि आप अपने टीचिंग में नोट डाउन करें कि कौन सा ऐसा वक्त जिसमें मुझे ज़्यादा इफेक्टिव फील हो रहा है और मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ क्लास में, और जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है. तो ये पॉजिटिव वेज से आर्टिफिशियल अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का बेसिक जो है पॉइंट, वो हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कंसिडर कर सकते हैं. What are the underlying benefits of appreciative inquiry? इसके बेनिफिट्स हैं जी, इट अनलेशेस द पावर बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, के इससे रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं, अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप होती हैं फॉर द टीचर्स, और जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स फॉर द टीचर्स टू ड्रीम, के हम इसको इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि उनकी कैरियर डेवलपमेंट होती है टीचर्स की, अलाउइंग टीचर्स टू चूज हाउ दे विल कंट्रीब्यूट. ये टीचर्स की हेल्प आउट करता है कि वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हैं, और टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू एक्ट, इनकरेज करता है, इनेबल करता है स्टूडेंट्स को कि वो पॉजिटिविटी की तरफ
पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हों या फिर टू बी पॉजिटिव एंड इन्फॉर्म रहें। देन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एप्रिशिएटिव थ्योरी। एप्रिशिएटिव थ्योरी के 5 प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट आर दोस? कंस्ट्रक्शनिस्ट, साइमल्टेनिटी, पोएटिक, एंटिसिपेटरी एंड पॉजिटिव। अब कंस्ट्रक्शनिस्ट क्या, द वे वी नो इज फेटफुल, कि जो तरीका हमें पता है वो हम यूँ कह सकते हैं वो ऑलरेडी फेटफुल है। देन साइमल्टेनिटी, साइमल्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई चीज एट अ टाइम हो। चेंज बिगन्स द मोमेंट यू आस्क द क्वेश्चन, कि जिस टाइम पर आपने क्वेश्चन किया उस वक्त आप चेंजेस लाना शुरू कर दें। साइमल्टेनिटी। देन पोएटिक, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ओपन बुक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो एक ओपन बुक होते हैं। उनकी जो स्किल्स है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो ओपनली नजर आ रहा होता है। देन एंटिसिपेटरी, डीप चेंज है, चेंज इन एक्टिव इमेजेस ऑफ द फ्यूचर। एंड पॉजिटिव, द मोर पॉजिटिव द क्वेश्चन, द ग्रेटर लॉन्ग लास्टिंग चेंज विल बी द फ्यूचर, विल बी इन द फ्यूचर। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट होगा। देन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एप्रिशिएटिव इंक्वायरी में क्या है? अप्रिशिएट, वैल्यू द बेस्ट ऑफ व्हाट इज। ये अगेन वही रेपिटेशन है जो भी हम 4D साइकिल में पढ़ चुके हैं, जिसमें वो 4D थे: डिस्कवरी, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन एंड डेस्टिनी। अब अप्रिशिएट, वैल्यू द बेस्ट व्हाट इज, कि क्या है, इन्विजन करना व्हाट माइट बी, क्या हो सकता है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, एक ड्रीम कर सकते हैं। देन एंगेज इन डायलॉग अबाउट व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, आप डायलॉग में एंगेज होंगे यानी कि डिस्कशन करेंगे उस पर। देन इनोवेट, इनोवेट करेंगे आप, जो डेस्टिनी है या फिर जो आपका आउटकम है आप उसको सजेस्ट करेंगे कि क्या होगा। इट इज बेसिकली अ कोऑपरेटिव इंक्वायरी, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, जनरेट न्यू नैरेटिव्स एंड पर्सपेक्टिव्स। देन 4D साइकिल्स एक्सपेंडेड, ये अगेन वही वाले 4D जो डिस्कवर, ड्रीम, डिजाइन, डेस्टिनी, इसी को रिपीट किया हुआ है आपको आपके इस बुक में। इट इज ओनली द रेपिटेशन, यू कैन रिवाइज इट। फ्रॉम अप्रिशिएटिव इंक्वायरी टू ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी। अब अप्रिशिएटिव इंक्वायरी से ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी की तरफ हम मूव करें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्रिटिकल इंक्वायरी। एक और चीज यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताना था अप्रिशिएटिव इंक्वायरी वाले पॉइंट पर कि 3 चीजें यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर ये मैंने इसमें ये चीज ऐड की हुई है: अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, क्रिटिकल इंक्वायरी, ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी। 3 किस्म की है, ठीक है। वन बाय वन इसको बताती हूँ मैं। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, अब ये इतने याद कर लेना आपने कि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी और क्रिटिकल इंक्वायरी, इन दोनों को सम अप करें, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी। ये दोनों मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी बनाते हैं। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या, इज एन असेट बेस्ड अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल एंगेजमेंट दैट यूटिलाइजेस क्वेश्चंस एंड डायलॉग टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स अनकवर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स। हेल्प आउट करती है एम्प्लॉयज को कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट स्ट्रेंथ्स हैं या एडवांटेजेस या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सक्सेस। देन क्रिटिकल इंक्वायरी का इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग and evaluating information, ideas, and assumptions from multiple perspectives to produce well-reasoned analysis and understanding. कि आप वेल रीजन एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग प्रोड्यूस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ gathering data and then evaluating that information and generating new ideas and assumptions from multiple perspectives. आप ये सारे प्रोसीजर फॉलो करके एक वेल रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड लीडिंग टू न्यू आइडियाज, और इससे आप न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करेंगे, एप्लीकेशंस यानी कि उन आइडियाज को अप्लाई कर सकते हैं और न्यू क्वेश्चन जनरेट होंगे। दिस इज द क्रिटिकल इंक्वायरी। इसमें आप क्रिटिकली प्रोसीड करते हैं, अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में आप अप्रिशिएटिवली प्रोसीड करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी क्या, इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड एंड फोस्टरिंग द फुल रेंज ऑफ डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स फ्रॉम द पर्सनल टू द पॉलिटिकल एंड बियॉन्ड। पर्सनल से लेकर पॉलिटिकल लेवल तक और उससे भी मजीद बढ़कर उस आप इसमें जो तमाम इंक्वायरी की जा रही है या अंडरस्टैंडिंग या फोस्टरिंग कर रहे हैं आप, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी में। तो याद रखना है कि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी प्लस क्रिटिकल इंक्वायरी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी। तो अभी हमने अप्रिशिएटिव इंक्वायरी पढ़ लिया है, अब हम क्रिटिकल इंक्वायरी की तरफ जाएंगे और फिर हम फाइनली ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी पढ़ेंगे। यार इज द क्रिटिकल इंक्वायरी फ्रॉम अप्रिशिएटिव इंक्वायरी टू ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी में सबसे पहले हमने क्रिटिकल इंक्वायरी का जिक्र किया। क्रिटिकल इंक्वायरी क्या चीज है?
Systematic inquiry that seeks to reveal the operation of wider structures such as power. It claims to objective knowledge, it claims to truth and understanding. ये objective knowledge पर बेस करती है, truth understanding को explore करती है, inclusive और dialogic in nature है ये, और उसके अलावा it creates a better vision of the world. It can be argued that it often results in a problem focus with an emphasis on solution. कि ये किस चीज पर ऑब्जर्व करती है कि कि जो प्रॉब्लम फोकस है दैट शुड हैव एन एम्फेसिस ऑन सॉल्यूशन, कि प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे. कंपैरिजन ऑफ अप्रिशिएटिव इंक्वायरी टू क्रिटिकल इंक्वायरी, यहाँ पर ये नीचे कंपैरिजन इसका दिया हुआ है. इसके आगे ये जो लाइंस लिखे हैं ये बेसिकली इससे जो नेक्स्ट टेबल है उसके लिए मेंशन है. क्रिटिकल इंक्वायरी और अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है? इस क्रिटिकल इंक्वायरी का जो ड्राइवर है, जो इसको ड्राइव करता है, ये लॉजिक ऑफ एनालिसिस है. जबकि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में क्या है? फेथ इन स्ट्रेंथ, के वो स्ट्रेंथ और जो सक्सेस होती है या फिर जो उसके अंदर हम यूँ कह सकते हैं जो विद इन एम्प्लॉयज के अंदर जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये उस पर बिलीव करती है अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. नॉलेज ऑफ फोकस क्या है? इसमें नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ पावर. आपने अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिविटी, इसका फोकस पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होता है, जबकि क्रिटिकल इंक्वायरी में नेगेटिव एक्सपीरियंस फोकस होता है. एपिस्टेमोलॉजी इसकी क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है या रियलिस्ट है. मोर स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग पर, इसमें ज्यादा स्ट्रेस अंडरस्टैंडिंग पर दिया जाता है, और इसमें जो स्ट्रेस है मीनिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पॉइंट या ऑफ दैट प्रॉब्लम पर दिया जाता है. इसमें वैल्यू का रैशनैलिटी एंड रीजन, और इसमें इनोवेशन इज टेकन एज एन आउटकम. इंफॉर्मेशन या इंट्यूशन पर गौर फिक्र किया जाता है. इसमें अप्रोच क्या है? नेगेटिव अप्रोच यूज की जाती है, इसमें पॉजिटिव अप्रोच. स्पेस टाइम डायमेंशंस क्या है? ये वाइड कंटिन्यूस होती है क्रिटिकल इंक्वायरी, जबकि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी इमीडिएट होती है, फौरन से ये हो जाएगी. साइमल्टेनिटी आपने इसके प्रिंसिपल में भी पढ़ा था. क्रिटिकल इंक्वायरी वाइड कंटिन्यूस होती है, और इसका प्रोसेस क्या है? डज नॉट हैव टू बी सोशल, डायलॉजिक और रिफ्लेक्टिव क्रिटिसिज्म. जबकि इसमें क्या है? स्टोरी टेलिंग या एनकरेजिंग इस तरह की या प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी इन्वॉल्व होते हैं. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? असर क्या होता है? डायरेक्टिव होता है, इनटॉलरेंट रिजल्टिंग इन डिफेंसिवनेस, डिफेंस इसमें क्रिएट होता है. जबकि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में क्या है? encouraging होता है, inclusive resulting in a sense of camaraderie बेसिकली दोस्ती को बोलते हैं. तो अप्रिशिएट जब हम किसी चीज़ों को करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो camaraderie जो है वो प्रमोट होती है. जबकि क्रिटिकल इंक्वायरी में जो डिफेंस, ऑब्वियस बात है, जब आप नेगेटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट इसके अगेंस्ट रेज होंगे. देन क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रिशिएटिव इंक्वायरी, ये जो ऊपर है ये डिफरेंस था इन दोनों में. इन दोनों का डिफरेंस था क्रिटिकल और अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का. अब इन दोनों में कॉमन चीजें कौन सी हैं? ठीक है, कॉमन चीजें, सिमिलरिटीज बिटवीन क्रिटिकल इंक्वायरी एंड अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. नंबर वन सिमिलरिटी इज दैट सोशल चेंज. इसमें जो दोनों इंक्वायरीज में जो सोशल चेंज पर एम्फेसिस होता है, दोनों इंक्वायरीज सोशल चेंज को एम्फेसिस करती हैं. देन नॉलेज फोकस. दोनों का नॉलेज फोकस एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है, दोनों एक्सपीरियंशियल नॉलेज पर फोकस करते हैं. एपिस्टेमोलॉजी क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, दोनों में ट्रूथ को फाइंड आउट किया जाता है. देन वैल्यू क्या है? नॉलेज शेयरिंग या डायलॉग को वैल्यू दी जाती है. इसमें प्रोसेस एक्सप्लोर, दोनों में एक्सप्लोरेशन की जाती है, एग्जामिन किया जाता है, रिफ्लेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज की जाती है. और इम्पैक्ट क्या है दोनों का? जो पोटेंशियली इमेंसिपेटरी इफेक्ट होता है. Then here is the table showing transformative inquiry. अब transformative inquiry क्या है? Combining critical inquiry and appreciative inquiry. It provides the reflective practitioner with a new framework which is called transformative inquiry. तो अब इन दोनों के जो से पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी इन्होंने जनरेट की है. तो आप ये एक नज़र इसको देख लीजिएगा टेबल को. नीचे ये इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी के. मैंने इस ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी की डेफिनेशन मेंशन की है. पॉइंट्स थोड़े से आपको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप इसके ये यहाँ से डेफिनेशन से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Transformative inquiry is an approach to understanding and fostering the full range of deep and meaningful relationship. इसमें full complete understanding होती है, और deep understanding हम इसको कह सकते हैं personal to political point and up to the beyond level.
इसमें हम एक वाइड रेंज में स्टडी करते हैं। It claims to retain the mobilizing appeal of appreciative inquiry with the reason of critical inquiry. It claims to foster informed position on change. It results in inclusion of new voices. इसमें new voices मतलब new addition होती है voices की. That's all. Next one is the 5I approach. आप transformative inquiry की एक definition कर लें, that is okay for you. Then the 5I approach provides a more detailed framework of appreciative inquiry. 5I approach क्या है appreciative inquiry में? यहाँ पर सबसे पहले तो इट इज बेस्ड ऑन SOAR. SOAR क्या? स्ट्रेंथ्स. एम्प्लॉयज में की स्ट्रेंथ की बेस पर आप उनकी या फिर उनकी स्किल जो उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनकी बेस पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी. व्हाट कैन वी बिल्ड ऑन? अपॉर्चुनिटीज क्या है उनके लिए? अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ्स. अपॉर्चुनिटीज के बाद एस्पिरेशन. व्हाट डू वी केयर डीपली अबाउट? इन अपॉर्चुनिटीज की बेस पर एस्पिरेशंस क्या क्या हो सकती हैं. डीप थिंकिंग. एंड देन फाइनली आउटकम. आउटकम क्या होगा? हाउ डू वी नो वी आर सक्सीडिंग? हमें कैसे पता चलेगा दैट वी आर सक्सीडिंग? तो these are the SOR and this is the flow diagram which is helping to explore the 5I approach of the appreciative inquiry. This is the 5I approach. इसमें क्या है? इनिशिएट. सबसे पहले तो आपने एक इनिशिएट करना है प्रोसेस को. जब इनिशिएट करेंगे आप उसमें इंक्वायरी करेंगे. इंक्वायरी के बाद इमेजिनेशंस आएंगी. इंक्वायरी जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो थिंकिंग एलिमेंट होगा वो रेज करेगा. तो आप इमेजिनेशंस की तरफ जाएंगे. जब इमेजिन करेंगे वेरियस क्वेश्चंस रेज अप होंगे जिससे आप के डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं विच इज बेसिकली द इनोवेशंस. ठीक है. इनोवेशंस के बाद आप इंस्पायर करेंगे और वो जो आइडियाज हैं या जो न्यू आइडियाज आपने जनरेट किए हैं आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे. इंस्पायर टू इम्प्लीमेंट. ठीक है. टू अचीव रिजल्ट. आप उन आइडियाज को अप्लाई करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट है उस तक पहुंचने के लिए. Then this was the 5I approach in appreciative inquiry. This 5I approach basically its purpose क्या है? Its purpose is to include team or breakout groups to address each set of questions. हर question जो है आप उसके या जो problem है आप उसके finally solution तक पहुंच रहे हैं by using this 5I approach of appreciative inquiry. This is the best opportunity to involve various stakeholders. Then reflection as rationality. डेवी. रिफ्लेक्शन इज अ रैशनल एंड पर्पसफुल एक्ट. रैशनल क्या होता है कि लॉजिक क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है बिहाइंड एनी प्रॉब्लम. तो डेवी ने क्या कहा? रिफ्लेक्शन क्या चीज है? इज अ रैशनल एंड पर्पसफुल एक्ट. रिफ्लेक्शन अक्कासी कर रहे हैं ना आप अपनी एक्टिविटीज या अपने जो प्रोफेशन है उसकी. That's why it is a rational and purposeful act, an active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of grounds that support it and further conclusion to which it leads. कि जो सारी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जो आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं उसको रैशनली, लॉजिकली या उसकी रीजंस ढूंढना कि अगर जो चीज आपने फेस की उसकी बैक पर रीजन क्या थी. और फाइनली जिस तरह से आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आप उसके बैक पर रीजन, उसके रूट कॉज चेक करेंगे, फिर आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे टू सॉल्व दैट. तो फाइनली आप मूव करेंगे फर्दर कंक्लूजन टू विच इट लीड्स. आप कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करेंगे. ठीक है. In its simpler form, reflection is comprised of direct experience, process and understanding of the experience. Reflection में क्या है? Direct experience हुआ आपको किसी चीज का, आपने कोई procedure follow किया to solve that, and understanding of the experience, आप उस experience को understand कर रहे हैं. ये diagrammatic representation of this reflection show की है इन्होंने. क्या? डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया, अंडरस्टैंड किया, फिर एक्सपीरियंस, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन. टू अचीव अंडरस्टैंडिंग, टू मेक मीनिंग, द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट एंगेज इन हिज और हर ओन इंक्वायरी साइकिल. उसे जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है उसको इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी ही रिफ्लेक्टिव साइकिल में एंगेज होना जरूरी है. डेविस एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग. रिफ्लेक्शन एज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस. रिफ्लेक्शन एक मीनिंगफुल
प्रोसेस है, ये एक मतलब बना रहा होता है, ठीक है। इट मूव्स द लर्नर फ्रॉम वन एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट, कि ये लर्नर को एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस की तरफ मूव ऑन करता है विद डीपर अंडरस्टैंडिंग, और जिसके साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, वो फर्दर डीप डाउन होती जाती हैं up to the root of its relationship with and connections to other experiences and ideas. Reflection as a meaning making process, the thread that makes continuity of learning possible. It ensures the progress of individual and ultimately society. इसकी बेस पर, रिफ्लेक्शन की बेस पर इंडिविजुअल की प्रोग्रेस होती है, और फाइनली जब इंडिविजुअल की प्रोग्रेस हो रही है तो ऑब्वियसली बात है जिस सोसाइटी में वो लिव ऑन कर रहा है उसकी प्रोग्रेस होगी. इट इज अ मीन्स टू इसेंशियली मॉरल एंड्स. देन रिफ्लेक्शन एज अ रिगरस वे ऑफ थिंकिंग. रिफ्लेक्शन एक रिगरस वे है, एक एनर्जेटिक, हम ये कह सकते हैं एनर्जी डिमांडिंग वे ऑफ थिंकिंग है, बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंस्ड प्रोसीजर है, ये रिग्रेस होता है, डिसिप्लिन होता है. इट्स रूट्स आर इन साइंटिफिक इंक्वायरी. जिस तरह साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, उनके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करते होते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जो रिफ्लेक्शन है, इट इज आल्सो अ सीक्वेंशियल स्टेप प्रोसीजर. Reflection needs to happen in community, in interaction with other. Reflection as a set of attitudes and so on. 6 phases हैं reflection के. Number 1, experience. फर्स्ट स्टेप पे एक्सपीरियंस आपने किया, कोई प्रॉब्लम आपने इनकाउंटर हुई. सेकंड में स्पॉन्टेनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, कि आपको जो एक्सपीरियंस हुआ आपने उसको इंटरप्रेट किया. इंटरप्रेट के बाद आपने उसको कोई नेम सजेस्ट कर दिया उस प्रॉब्लम का. नेमिंग द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन दैट अराइज आउट ऑफ एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस जो प्रॉब्लम आपने एक्सट्रैक्ट की, आपने उसका नेम कर दिया, उसको कोई टॉपिक जिस तरह से हम सजेस्ट करते हैं. देन जनरेटिंग पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉब्लम और क्वेश्चन. अब आपने उस प्रॉब्लम के लिए वेरियस एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट किए, जिस तरह लिटरेचर सर्च होता है, अदर बुक से आपने देख लिया उस प्रॉब्लम के बारे में, डिटेल आपने कलेक्ट की. देन कंस्ट्रक्टिंग द एक्सप्लेनेशन टू फुल ब्लोन हाइपोथेसिस. फिर आपने उस प्रॉब्लम के बारे में कोई हाइपोथेसिस जनरेट किया कि सपोज दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन, कि कोई उसका फलां चीज है जो इस प्रॉब्लम की वजह है. आपने हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया. देन आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, प्रूव करेंगे. अगर वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है, हाँ वही उसका मेजर कॉज है, तो दैट हाइपोथेसिस रिजल्ट्स इनटू थ्योरी. तो अब आप उसकी थ्योरी बना देंगे. ठीक है. तो ये 6 फेजेस है रिफ्लेक्शन के. आपने इसे सीक्वेंस याद करना है, एक सीक्वेंस से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको याद भी होंगे. सिग्निफिकेंट एटीट्यूड्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इसमें आता है एम्पैथी, ओपन माइंडेडनेस, क्यूरियोसिटी, सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है, intercultural communication skills, their patience, ability to take risks, act, experiment, active seeking of feedback and alternative perspective. This was all for today's lecture. मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम 223 टू 332 इंशाल्लाह. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.